ये कहानी है एक ऐसी सच्चाई की जो आपको अंदर तक हिला देगी। सोचिए, एक लड़की जो मां बनती है लेकिन अपने बच्चे को कभी देख भी नहीं पाती। यशोदा, एक ऐसी सरोगेट मदर जिसने आज तक किसी बच्चे को जन्म लेते नहीं देखा और ना ही किसी मां को दोबारा। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन बच्चों और माओं के साथ होता क्या है? मतलब एक तरफ ओलिविया नाम की एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, वो अपने प्राइवेट पूल में नहा रही होती है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। हाँ, और मौत का तरीका देखिए, उसके ड्रिंक में LSD और एक पूरी तरह से अज्ञात ड्रग मिलाया गया था। सबसे अजीब बात वो थी कि उसके चेहरे पर अजीब से निशान बन जाते हैं। मतलब वो कोई नॉर्मल ड्रग ओवरडोज का केस तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी समय पुलिस ऑफिसर ऋषि एक और मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शिवा और मॉडल आरुषि की कार ब्लास्ट में हुई मौत। अरे हाँ, वो कार ब्लास्ट, बाहर से तो वो बिल्कुल एक आम एक्सीडेंट लग रहा था, पर वो एक्सीडेंट था नहीं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कार के एयरबैग में जानबूझकर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल इंजेक्ट किया गया था। वेट, क्या एयरबैग में केमिकल? ये ऐसा है जैसे हमारे पास दो अलग अलग पहेलियों के बक्से हों, लेकिन दोनों के टुकड़े मिलकर एक ही तस्वीर बना रहे हों। एग्जैक्टली। तो मैं सोच रहा था कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर जिसमें इतना हाईटेक तरीका इस्तेमाल हुआ और दूसरी तरफ एक गुप्त सरोगेसी सेंटर, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो कैच है। दोनों मामलों में अगर आप ध्यान दें तो एक अज्ञात केमिकल और रहस्यमय मौत का पैटर्न है। ये साफ इशारा करता है कि ये किसी सड़क छाप गुंडे का काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और पावरफुल नेटवर्क का काम है। सही बात है। और अब कहानी हमें उस नेटवर्क के अड्डे पर ले जाती है। मतलब युवा या ईवा नाम की कंपनी, जहां यशोदा नाम की लड़की की एंट्री होती है। हाँ, यशोदा जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और उसे अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो वहाँ सरोगेट मदर यानी किराए की कोख बनने के लिए जाती है। लेकिन उसके वहां जाने का तरीका ही बहुत डरावना था। उसे बेहोश करके वहां ले जाया जाता है। बिल्कुल, आंखों पर पट्टी बांधकर और पूरा बेहोश करके। तो यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। क्या ये अजीब नहीं है कि एक मेडिकल सुविधा में जहां लड़कियां अपनी मर्जी से आ रही हैं, वहां इतना भारी मिलिट्री जैसा सुरक्षा पहरा है? ये सवाल उठना लाजमी है। और अचानक लड़कियां गायब कैसे हो रही हैं? मरीजों को बाहरी दुनिया से इस तरह क्यों काटा जा रहा है? देखिए, ये जो अलगाव है या जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं, ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। जब आप कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देते हैं तो उन पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। मतलब उनका माइंड वॉश करना आसान हो जाता है, राइट? हाँ बिल्कुल, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती और वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। ये तो बहुत ही खौफनाक है। और युवा कंपनी के अंदर यशोदा की मुलाकात काजल, तेजू, जेनी और लीला जैसी लड़कियों से होती है। हर किसी की अपनी एक मजबूरी है। हाँ, जैसे तेजू लड़कों जैसा बनना चाहती है, काजल अपनी माँ को रेड लाइट एरिया से बाहर निकालना चाहती है, लीला को भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहिए। लेकिन मुझे सबसे अजीब जेनी का केस लगा। मतलब वो वहां सिर्फ एक लेटेस्ट आईफोन खरीदने के लिए आई है। ये आज के कंज्यूमर ड्रिवन समाज की एक बहुत ही डार्क सच्चाई है। लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन उस फैसिलिटी के अंदर सबसे बड़ा खतरे का संकेत था वो जोन 2, जहां जाने पर सख्त पाबंदी थी। हाँ, जोन 2, जहां सिर्फ खास स्टाफ जा सकता था। और फिर एक दिन काजल को लेबर पेन होता है और उसे उसी जोन 2 में ले जाया जाता है। और उसके बाद जो होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कंपनी के मैनेजर मधु आकर बहुत ही शांति से बताती है कि बच्चे की मौत हो गई और काजल को घर भेज दिया गया, जो कि मेडिकली और लॉजिकली पूरी तरह से असंभव है। एक हाईटेक फैसिलिटी में ऐसे कैसे हो सकता है? यही बात यशोदा को भी खटकती है। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो खुद जांच करने का फैसला करती है। वो डॉक्टर गौतम का कार्ड चुराकर उस प्रतिबंधित जोन 2 में घुस जाती है। और वहीं से इस कहानी के बाहरी इन्वेस्टिगेशन और अंदर की सच्चाई का विलय होता है। बाहर ऋषि को पता चलता है कि ओलिविया के शरीर में मिला केमिकल और एक प्रमोटर के फ्रीजर में मिला केमिकल एक ही है। अच्छा, वही प्रमोटर जिसने आरुषि को वो ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोट करने से रोका था। एग्जैक्टली। और पुलिस को यह भी पता चलता है कि हर 6 महीने में 122 बहुत ही अमीर विदेशी महिलाएं भारत आती हैं। और दूसरी तरफ अंदर यशोदा जोन 2 में पहुंचती है, जहां उसका सामना जेनी से होता है। हाँ, और यहाँ पता चलता है कि जेनी वहां कोई आईफोन के लिए नहीं आई थी। वो दरअसल मैनेजर मधु की जासूस थी। ओहो, मतलब लड़कियों के बीच ही एक जासूस छोड़ रखी थी। दोनों में भयानक लड़ाई होती है और जेनी मारी जाती है, लेकिन असली सदमा तो उसके बाद लगता है। बिल्कुल, जब यशोदा
उस जोन 2 के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचती है। मैंने जब वो सुना था मैं हैरान रह गया। वो कोई अस्पताल नहीं था, वो एक डार्क वेब की खौफनाक फैक्ट्री थी। एक विशाल मुर्दा घर जहां काजल, लीला और उन सभी लड़कियों की लाशें थी जिन्हें घर भेजने का झूठ बोला गया था। हाँ, और सिर्फ लाशें ही नहीं, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सबसे भयावह चीज वो कंटेनर्स थे जहां हजारों नवजात बच्चों और भ्रूणों को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके रखा गया था। ये तो इंसानी जीवन का पूरी तरह से कमोडिटीकरण है। मतलब इंसान को एक प्रोडक्ट बना दिया गया। एग्जैक्टली। और ये भयानक खोज उस बाहरी जांच से जुड़ जाती है। वो जो अमीर विदेशी महिलाएं भारत आती थीं, वो कोई आम टूरिस्ट नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि वो उन बच्चों का इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, ये कोई आम मेडिकल स्कैम नहीं था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट था जो उन नवजात बच्चों के प्लाज्मा का इस्तेमाल एक खास एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहा था। हे भगवान, ये तो सच में बहुत घिनौना है। तो जब हमें पता चल जाता है कि वे क्या बना रहे हैं, तो एक सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है? इसका जवाब मैनेजर मधु के अतीत में छुपा है। हाँ, मधु, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो केंद्रीय मंत्री गिरधर से पैसों और पावर के लिए शादी करती है। लेकिन फिर प्रेगनेंसी के कारण उसे एक बीमारी होती है और उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता और उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है। तो फिर डॉक्टर गौतम की एंट्री होती है, राइट? हाँ, डॉक्टर गौतम, जो कॉलेज के दिनों से ही मधु से पागलों की तरह प्यार करता था। उसका जुनून ही इस पूरी त्रासदी का कारण बनता है। वो मधु के लिए एक ऐसा सीरम बनाता है जो नवजात बच्चों के प्लाज्मा से बनता है, और वो सीरम सच में मधु की खूबसूरती लौटा देता है। लेकिन उस सीरम की एक शर्त थी। उसे हर 6 महीने में एक बूस्टर डोज की जरूरत होती थी। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या एक इंसान का अपना व्यक्तिगत अंधकार और उसकी वैनिटी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो हजारों जाने ले ले? देखिए, जब सत्ता यानी गिरधर, विज्ञान यानी गौतम और अत्यधिक घमंड यानी मधु आपस में मिलते हैं तो यही होता है। उन तीनों ने मिलकर इस सीरम को अमीर हस्तियों को बेचना शुरू कर दिया। और इसी वजह से ओलिविया की मौत हुई थी, क्योंकि सीरम लेने के 48 घंटे के भीतर कोई ड्रग नहीं ले सकते थे और उसने LSD ले लिया था। बिल्कुल सही। उस ड्रग और सीरम के रिएक्शन से उसकी जान गई। और आरुषि को भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो इस प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछने लगी थी। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं, तो सवाल था कि यशोदा इस सिंडिकेट को कैसे खत्म करेगी? और यहीं पर कहानी का सबसे बेहतरीन ट्विस्ट आता है। ओहो, वो ट्विस्ट! यशोदा कोई बेबस सरोगेट मदर थी ही नहीं, वो वास्तव में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी। सच में ये एकदम माइंड ब्लोइंग था। उसकी बहन जो असली सरोगेट थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि यशोदा को पुलिस ज्वाइन करने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी ने शारीरिक शोषण या भारी रिश्वत की शर्त रखी थी। और उसी शर्त को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में बहन ने सरोगेसी का रास्ता चुना था और मारी गई। मुझे तो यशोदा की प्लानिंग और उसके धैर्य की सच में तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे उसने शुरू से ही कैमरों की जगह और भागने के रास्तों का बारीकी से मुआयना किया था। और आरुषि को भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो इस प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछने लगी थी। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं, तो सवाल था कि यशोदा इस सिंडिकेट को कैसे खत्म करेगी? और यहीं पर कहानी का सबसे बेहतरीन ट्विस्ट आता है। ओहो, वो ट्विस्ट! यशोदा कोई बेबस सरोगेट मदर थी ही नहीं, वो वास्तव में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी। सच में ये एकदम माइंड ब्लोइंग था। उसकी बहन जो असली सरोगेट थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि यशोदा को पुलिस ज्वाइन करने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी ने शारीरिक शोषण या भारी रिश्वत की शर्त रखी थी। और उसी शर्त को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में बहन ने सरोगेसी का रास्ता चुना था और मारी गई। मुझे तो यशोदा की प्लानिंग और उसके धैर्य की सच में तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे उसने शुरू से ही कैमरों की जगह और भागने के रास्तों का बारीकी से मुआयना किया था। वो एकदम शांत रहकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। हाँ, उसने एक प्रो इन्वेस्टिगेटर की तरह काम किया और अंत में वो 1 वुमेन आर्मी बन जाती है। वो अंदर के सभी हथियारों से लैस गार्ड्स को मार गिराती है। और बाहर ऋषि की टीम उस भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर को खत्म कर देती है, जो मधु का ही साथी निकला। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस कहानी में न्याय अंततः सिस्टम से नहीं मिला, न्याय उन पीड़ित महिलाओं के हाथों मिला जिन्होंने सबसे ज्यादा सहा था। एग्जैक्टली। जब यशोदा सभी लड़कियों को बचाती है और उन्हें बताती है कि मधु ने अपनी खूबसूरती के लिए अपने ही बच्चे का प्लाज्मा इस्तेमाल किया था। मतलब एक माँ ने अपनी जवानी के लिए अपने ही नवजात बच्चे की बलि दे दी।
इससे ज्यादा नीचता क्या होगी। और जब उन लड़कियों को यह पता चलता है तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सब मिलकर मधु को एक गहरी खाई में फेंक देती हैं। इस तरह उन पीड़ित औरतों ने खुद अपना न्याय किया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दिखाती है कि कैसे खूबसूरती और एंटी एजिंग का अंधा जुनून इंसान को राक्षस बना सकता है, और कैसे मजबूर और गरीब लोगों का बड़ी बेरहमी से शोषण किया जाता है, सिर्फ अमीरों की चकाचौंध को बनाए रखने के लिए। विज्ञान का काम जीवन बचाना है, लेकिन जब उससे नैतिकता हट जाती है तो वो जीवन लेने वाली फैक्ट्री बन जाता है। सही कहा। तो अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। आज के इस समाज में जहां हमेशा जवान दिखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और हर दिन नई नई मेडिकल तकनीकें आ रही हैं, तो इंसानियत की नैतिक सीमा आखिर कहां खत्म होती है? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हम भी अनजाने में किसी ऐसे भविष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहे जहां जीवन की कीमत सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनकर रह जाए? इस पर जरूर सोचेगा। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।